हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर सारस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उद्देशिका जिसे प्रियम्बल कहते हैं पढ़ा था। आज हम लोग भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जब संविधान लागू हुआ था तब हमारे 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, इस मतलब बताने का मतलब यही है कि आर्टिकल का नाम ही, भाग का नाम ही संघ उसका राज्य क्षेत्र है, इसीलिए मैंने आपको स्टेट और उसकी यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1, जो क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब एक बार और मैं आपको पढ़ाता हूँ। अनुच्छेद का एक मतलब ये होता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत रूप से समझते हैं। संघ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संघ, अर्ध संघ और परिसंघ। एक एक को समझते हैं। संघ यूनियन, संघ जिसे यूनियन कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कुछ लोग इसे संघ भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और संघ देश कौन कौन से हैं, संघ का मतलब क्या होता है, ये आपको और थोड़ा सा और विशेष समझाते हैं। संघ में कोई देश शामिल तो हो सकते हैं लेकिन अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे यूएसए, जैसे एग्जाम्पल है, यूएसए है, आप उसमें अलग नहीं हो सकते, शामिल तो हो सकते हैं लेकिन अलग नहीं हो सकते हैं। परिसंघ का मतलब क्या होता है, आइए इसको हम बताते हैं। देश शामिल तो हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। जैसे यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशियन है इसका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। आप उस देश में शामिल भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। अर्धसंघ का मतलब क्या होता है, देश शामिल हो सकते हैं लेकिन अलग नहीं हो सकते। जैसे भारत है, अगर हमारे देश में जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, शामिल तो हो सकते हैं लेकिन वो किसी कंट्री से मतलब हमारे देश से अलग नहीं हो सकते हैं। अलग होके किसी कोई नया देश या राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। तो ये रहा संघ, अर्धसंघ और परिसंघ। और आइए अनुच्छेद 2 के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्या है। समान परिस्थितियों में संघात्मक होता है और विशेष परिस्थितियों में संकटकालीन स्थिति में एकात्मक होता है। इसका मतलब समझते हैं कि समान परिस्थितियों में संघात्मक का मतलब ये होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम करेंगी। लेकिन एकात्मक परिस्थिति का मतलब हुआ अगर देश में आपातकाल लागू हो गया, जैसे 352 और 356 और 360 से लागू होता है। अगर आपातकाल इमरजेंसी लागू हो गया तो हमारा देश जो है एकात्मक हो जाता है। इसमें सिर्फ सेंट्रल की कानूनें लागू होती हैं, न कि स्टेट की। तो ये रहा थोड़ा सा अनुच्छेद 1 के बारे में परिचय। आइए समझते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 क्या कहते हैं, इसको पहले समझते हैं। संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद जो है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में कानून बना सकती है, न कि कोई राज्य सरकार। ठीक है, संसद जो है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के संबंध में कानून बना सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नए राज्यों को भारत में प्रवेश कराना है, जैसे मान लीजिए कि हम बांग्लादेश को इंडिया में हमको अगर मिलाना होगा, तो इसके लिए राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगी, हमारी देश की संसद कानून बनाएगी। और वो वही कानून लागू होगा, जब लागू होगा तभी बांग्लादेश हमारे देश में सम्मिलित हो पाएगा। जैसे ऐसे समझ लेते हैं एक बार, सिक्किम राज्य 1975 में मिला, जैसे ये कानून बनाया गया, तभी सिक्किम जो है हमारे राज्य में 1975 में मिलाया गया था। अनुच्छेद 3 क्या है, इसको बारे में समझते हैं। संसद को नए राज्यों का निर्माण, पुनर्गठन एवं उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ, संसद जो चाहे तो राज्य का निर्माण भी कर सकती है, उसका पुनर्गठन भी कर सकती है और उसके राज्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन भी कर सकती है। जैसे आपको आइए हम थोड़ा सा बताते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। तो इसी अनुच्छेद के द्वारा किया गया था। संसद को नए राज्य का निर्माण किया, पुनर्गठन किया और उसके राज्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किया था। तो इसी अनुच्छेद से किया गया था। आइए थोड़ा एग्जाम के बारे में समझ सकते हैं। यूपी, ये और ये टीपी लिखा हूँ मैं, और ये एमपी लिखा हूँ। तो इसका मतलब नए राज्यों का पुनर्गठन इस प्रकार हुआ। जैसे समझ लेते हैं, जैसे ये यूपी है, यूपी से निकल कर ये हमारे उत्तराखंड और ये एमपी है। तो ऐसे इस वेन डायग्राम के माध्यम से हम थोड़ा सा आपको समझाए। अनुच्छेद 4 क्या है, उसके बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3 पर बनी विधियां अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनुच्छेद 1, 2 और 3 पर कुछ कानून बना दिया गया है तो उसे 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं कर सकता। उसके लिए विशेष बहुमत या आधे राज्यों की राज्य की विधायिका से मंजूरी लेनी पड़ेगी, तब जाकर संशोधन हो पाएगा। इसे साधारण बहुमत
साधारण बहुमत गठित कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 4 का मतलब ये हुआ। आइए थोड़ा सा 368 के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 368 क्या होता है? 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो 368 है, 368 के द्वारा ही हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। ये जो 368 है उसी के द्वारा ही हमारे संविधान में कोई भी भाग या कोई भी अगर अनुच्छेद में अगर संशोधन करना है तो 368 के द्वारा किया जा सकता है। और कोई भी प्रकार या कोई भी आइडिया नहीं है जिसके द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकें। एक आइडिया है वो 368 है जिसके द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान संशोधन साधारण बहुमत से भी होता है, विशेष बहुमत से भी होता है और आधे राज्यों की विधानसभाओं की अनुमति से भी होता है। ठीक है। नए राज्यों को संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में लाया जाएगा। अगर कोई नया राज्य हम बना रहे हैं तो अगर वो विधेयक है तो राष्ट्रपति पहले उसको अनुमति देगा, फिर हम संसद में ला पाएंगे। नहीं तो ऐसा अगर राष्ट्रपति उसको अनुमोदित को खारिज कर देता है तो हम संसद में वो ला नहीं पाएंगे। 26 जनवरी 1950 को कुल 14 राज्य थे और 5 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। नवंबर 1947 को एक के धर की एक समिति बनी। एक के धर की एक समिति बनी जो भाषीय प्रांतीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था और 1 अक्टूबर 1953 में ही फजल अली अध्यक्ष थे जो राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा और एक बार समझाता हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग एक आयोग था जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और वो 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। फजल अली ने अपनी रिपोर्ट में राज्य की पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने के लिए कहा था। फजल अली जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि राज्य का जो पुनर्गठन किया जाए वो भाषाई आधार पर किया जाए, जो ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ था। क्योंकि हमारा जो देश है वो रीजनलिज्म पर नहीं चलता है, वो सेंट्रलिज्म पर चलता है। ठीक है। फजल अली के रिपोर्ट पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 में। लेकिन ये पारित करने वाले के समय में प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। थोड़ा सा फजल अली के रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। फजल अली के रिपोर्ट के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1960 में बम्बई को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। तो पहला कौन था? बम्बई को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया 1960 में। 1960 बम्बई को 2 राज्यों में विभाजित किया गया। पहला महाराष्ट्र बना, दूसरा गुजरात बना। और 1961 में गोवा दमन दीव को पुर्तगालियों से आज़ाद कर लिया गया। और आज़ाद करने के बाद से एक जो नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया वो फजल अली आयोग पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा ही बनाया गया था। 1 फरवरी 1964 को नागालैंड का गठन किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ये पूरे इंडिया के सारे स्टेट से एकदम अलग है। नागालैंड की जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको एक बारे में बताता हूँ तो वो इंग्लिश है। इंडिया के कोई भी ऐसे स्टेट में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है नागालैंड की, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा को एक अलग राज्य गठित कर दिया गया। यह भी आपको पता होना चाहिए। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया और एक अलग राज्य बनाया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को एक अलग करके 29वां राज्य गठित कर दिया गया। ठीक है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को काट कर एक अलग नया राज्य बना दिया गया। तो दोस्तों ये रहा हमारा अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसके बारे में मैंने आपको पहले सारी जानकारियाँ दे दी। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।